दोस्तों, अगर आप किसी ज़मीन प्रॉपर्टी या किसी मकान या फ्लैट का लेन देन करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं या आप बेचना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री कराने के नियम में 3 बदलाव कर दिए हैं, जो बदलाव आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये 3 नियम क्या हैं और आपको ये जानने क्यों ज़रूरी हैं, इसी विषय पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, ताकि इसी तरह की वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहे। दोस्तों, अभी तक का जो नियम था वो रजिस्ट्री कराने का ये नियम था कि जब भी आप रजिस्ट्री कराने जाते थे तो विक्रेता को सब रजिस्ट्रार में सिर्फ ये पूछा जाता था कि क्या आपको आपका पैसा मिल गया है, और अगर मिल गया है तो आपने किस मोड से पैसा लिया है, कैश कितना लिया है, और आपने चेक से पैसा या किस मोड से ऑनलाइन पैसा कितना लिया है। और ये सब इतनी जानकारी के बाद आपकी रजिस्ट्री हो जाती थी, आपका लेन देन कंप्लीट हो जाता था और आपका सौदा कंप्लीट हो जाता था। अब दोस्तों, जो बदलाव हुआ है वो बदलाव ये है कि जो अब तक होता आया है उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब तक ये होता आया था कि आपको आपकी रजिस्ट्री जो आप करा रहे हो उसके बदले में जो पैसा मिलना चाहिए क्या वो आपको मिल गया है, और 1 नंबर अमाउंट के बारे में पूछा जाता था। लेकिन अब आपको उसकी रिसिप्ट शो करनी पड़ेगी, यानी कि अगर आपने NEFT से पैसा लिया है तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने चेक से पैसा लिया है तो उस चेक की आपको वहाँ पर डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि किस मोड से कितना पैसा आपने लिया है, और उसका एक प्रूफ आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों बदलाव जो रजिस्ट्री में किया गया है वो ये किया गया है कि अब तक आप कितना भी पैसा कैश में लेन देन कर सकते थे और उसको रजिस्ट्री में भी आप मेंशन कर सकते थे। लेकिन अब आप अगर ऐसा करते हैं तो ये गलत होगा। आप 20,000 से कम की वैल्यू को कैश में शो कर सकते हैं, उससे ऊपर की वैल्यू को कैश में शो नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा बदलाव अभी अभी रजिस्ट्री में हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे बदलाव की, और जो कि सबसे बड़ा बदलाव है, और इस बदलाव को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से अगर आप कोई रजिस्ट्री करवा रहे हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो आपको इस बदलाव की ओर स्पेशली ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि दोस्तों, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आप विक्रेता कहलाते हैं, और जो प्रॉपर्टी को खरीदता है वो क्रेता कहलाता है। तो क्रेता और विक्रेता के बीच जो भी लेन देन होगा, जो भी रजिस्ट्रार में स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जिस वैल्यू पे लगती है, जिस वैल्यू का आपस में लेन देन होगा, तो वो उन दोनों के बीच ही होना चाहिए। ये नहीं कि जो क्रेता प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो अपनी पत्नी के अकाउंट से पैसा दे रहा है या अपने बेटे के अकाउंट से पैसा दे रहा है, या जो विक्रेता है वो अपने अकाउंट में नहीं लेकर अपनी पत्नी के अकाउंट में ले रहा है या अपने बेटे के अकाउंट में ले रहा है। तो ऐसा अब बिल्कुल नहीं चलेगा। जिस दोनों के बीच में आदान प्रदान प्रॉपर्टी का हुआ है या खरीद और बेचान हुआ है, वो दोनों आपस में लेन देन कर सकते हैं, उसमें किसी तीसरे की भागीदारी मान्य नहीं होगी। इस चीज़ को दोस्तों हम एक उदाहरण से भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने किसी प्रॉपर्टी को बेचना तय किया है और खरीदने वाला कोई मेरा मिलने वाला दोस्त है। तो जिस प्रॉपर्टी को मैंने बेचा है वो मेरे नाम से है, तो जिसने खरीदा है उससे पेमेंट सिर्फ मैं ही ले सकता हूँ। मैं अपनी पत्नी के अकाउंट में नहीं ले सकता, या अपने किसी दोस्त के अकाउंट में उस पैसे को नहीं ले सकता, या अपने बेटे के अकाउंट में भी मैं नहीं ले सकता हूँ। मेरे नाम से अगर प्रॉपर्टी है तो मुझे वो पैसा मेरे अकाउंट में ही लेना पड़ेगा। उसी तरह जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जिस नाम से वो रजिस्ट्री करा रहा है, तो पैसा उसको उसके अकाउंट से, उसके नाम से मुझे देना पड़ेगा। वो अपने भाई के अकाउंट से मुझे नहीं दे सकता है, अपनी पत्नी के अकाउंट से नहीं दे सकता है, या किसी दोस्त के अकाउंट से भी मुझे वो पैसा नहीं दे सकता है। यानी कहने का दोस्तों ये मतलब है कि जिन लोगों के बीच खरीद और बेचान हुआ है, जिन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है, या जिन दोनों के बीच रजिस्ट्री बनी है, उन दोनों के बीच ही ये लेन देन हो सकेगा। किसी तीसरे का इसमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब दोस्तों, इसमें एक अपवाद रूप से इश्यू है, वो इश्यू मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, मेरे पास काफ़ी धनराशि है और मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि उस प्रॉपर्टी को मैं मेरे नाम से न कराऊँ, मैं किसी दूसरे के नाम से कराऊं, या तो मैं अपनी पत्नी के नाम से कराऊं या अपने बेटे के नाम से कराऊं। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसमें कुछ ढील दी गई है, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ेगा कि जिसके नाम से आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं उससे आपका रिलेशन क्या है। अगर वो आपकी पत्नी है तो मैरिज सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका बच्चा है
तो आपका उससे रिलेशन शो करता हुआ राशन कार्ड हो सकता है, या आधार कार्ड हो सकता है, या जन आधार कार्ड हो सकता है। कोई भी ऐसा प्रूफ हो सकता है जिससे आपका संबंध शो हो। इस कंडीशन में आप पेमेंट कर सकते हैं और रजिस्ट्री दूसरे के नाम से करा सकते। तो दोस्तों, हमने ये 3 नए नियमों के बारे में, बदलाव के बारे में बात की। रजिस्ट्री कराने, प्रॉपर्टी के खरीद और बेचान में इन नियमों को हमको समझना बेहद ज़रूरी है, और उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे तरीके से इनको समझा होगा। अगर आपको कोई कमेंट्स करना है तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, जो रियल एस्टेट सेक्टर में 22 वर्षों से काम कर रहा है, तो अगर हमारा कोई भी वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।